चलिए, आज बात करते हैं दो एशियाई दिग्गजों की, चीन और भारत। इन दोनों ने अपनी आर्थिक यात्रा लगभग एक ही समय पर शुरू की थी, लेकिन आज देखिए, वे दो बिल्कुल अलग मंजिलों पर खड़े हैं। आखिर ऐसा हुआ कैसे? आइए समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि कैसे दो देश जिनकी आबादी लगभग बराबर थी, शुरुआती चुनौतियां भी एक जैसी थी, आज आर्थिक सफलता के दो एकदम अलग मॉडल बन गए हैं। इस पहेली को समझना आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बिल्कुल शुरुआत में देखें तो दोनों देशों की कहानी में बहुत सी बातें एक जैसी थीं। दोनों के पास एक बहुत बड़ी आबादी, हजारों साल पुरानी सभ्यता और आज़ादी के ठीक बाद गरीबी से लड़ने की एक जैसी चुनौती थी। और शायद इसीलिए आज उनके बीच का जो ये आर्थिक फासला है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला लगता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस मोड़ को देखते हैं जहां से इन दोनों महाशक्तियों के रास्ते हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। और देखिए, ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो अंतर है वो लोगों की काबिलियत या उनकी संस्कृति का नहीं है। नहीं, ये अंतर है सिस्टम का, उस सिस्टम में लिए गए फैसलों का, और फिर उन फैसलों को जमीन पर उतारने की स्पीड का। इसी ने इन दोनों देशों का भविष्य तय किया। अब यहीं से कहानी असल में बदलती है। 1978 में चीन ने एक बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया। उसने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए और विकास को हर विचारधारा से ऊपर रखा। इसके ठीक उलट भारत ने 1991 में सुधारों की शुरुआत तो की, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी रही और वो लाइसेंस राज जैसी नौकरशाही की उलझनों में फंसा रहा। अब आते हैं आर्थिक मॉडल पर। दोनों देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बिल्कुल अलग-अलग इंजन चुने। चीन ने एक रास्ता चुना, खुद को दुनिया का कारखाना बनाने का। उसने अपनी करोड़ों की आबादी को बड़े पैमाने पर फैक्ट्रियों में काम दिया। वहीं भारत ने एक अलग दांव खेला, वो बना दुनिया का बैक ऑफिस, मतलब आईटी और सर्विसेज पर फोकस किया। इससे अच्छी हाई स्किल वाली नौकरियां तो बनी, लेकिन ये चीन की तरह करोड़ों लोगों को रोजगार नहीं दे पाया। देखिए, कागज पर अच्छी पॉलिसी बनाना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। और सच कहें तो इसी मोर्चे पर चीन और भारत के बीच का अंतर सबसे साफ नजर आता है। चीन का सिस्टम कह सकते हैं टॉप डाउन है। एक बार ऊपर से कोई फैसला हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम उसे लागू करने में जुट जाता है, बहुत तेजी से। वहीं भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र है, तो प्रक्रिया थोड़ी धीमी हो जाती है। यहाँ नीतियों को कई विभागों से मंजूरी लेनी पड़ती है, राजनीतिक बहसें होती हैं जिसमें काफी वक्त लगता है। और इस अलग अलग सोच का सबसे बड़ा असर हमें कहाँ देखने को मिला? इंफ्रास्ट्रक्चर पर। चीन ने बिजली की रफ्तार से वर्ल्ड क्लास सड़कें, बंदरगाह और पावर प्लांट बनाए। इससे क्या हुआ? फैक्ट्रियों के लिए माल बनाना और उसे भेजना सस्ता और आसान हो गया। दूसरी तरफ भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास दशकों तक धीमा और टुकड़ों में होता रहा, जिससे व्यापार करने की लागत बढ़ती गई। चलिए अब बात करते हैं इनकी सबसे बड़ी ताकत की, यानी इनकी आबादी की। देखते हैं कि दोनों देशों ने इसका इस्तेमाल कैसे किया। चीन ने क्या किया? उसने अपनी शिक्षा को सीधा सीधा अपनी इंडस्ट्री की जरूरतों से जोड़ दिया। उसे इंजीनियर और तकनीशियन चाहिए थे, तो उसने भारी संख्या में वही तैयार किए। भारत में लाखों ग्रेजुएट्स तो निकले, पर अक्सर उनके पास वो स्किल्स नहीं होती थीं जिनकी इंडस्ट्री को असल में जरूरत थी। इसी को स्किल गैप कहते हैं। चीन ने एकदम प्लान करके बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहर बनाए, जहां फैक्ट्री, वर्कर के रहने की जगह और ट्रांसपोर्ट सब कुछ एक साथ था, ताकि प्रोडक्शन तेज हो। भारत के शहर कैसे बढ़े? ज्यादातर ऑर्गेनिकली, मतलब बिना किसी बड़ी प्लानिंग के। नतीजा, ट्रैफिक, प्रदूषण और दूसरी समस्याओं ने प्रोडक्टिविटी पर असर डाला। और आखिर में यह पूरी कहानी हमें एक ही सबक सिखाती है। एक बड़ा सपना देखना या एक अच्छी योजना बनाना तब तक किसी काम का नहीं है जब तक उसे हकीकत में बदलने की इच्छा शक्ति और क्षमता न हो। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक हमने अंतरों पर बात की, पर अब भारत की उन यूनिक ताकतों पर भी नजर डालते हैं जो भविष्य की कहानी को एक नया मोड़ दे सकती हैं। भारत के पास कुछ ऐसे तुरुप के इक्के हैं जो चीन के पास नहीं है। एक वाइब्रेंट लोकतंत्र, अंग्रेजी भाषा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल, दुनिया का भरोसा और एक तेजी से बढ़ता हुआ स्टार्टअप कल्चर। ये वो ताकतें हैं जो आने वाले समय में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ हो जाती है
किसी भी देश की सफलता सिर्फ उसकी बड़ी आबादी पर निर्भर नहीं करती। ये निर्भर करती है उन फैसलों पर जो वो देश लेता है और उन फैसलों को लागू करने की उसकी क्षमता पर। सीधी सी बात है, अलग-अलग विकल्प अलग-अलग परिणाम देते हैं। और यहीं पर आकर हम इस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं। क्या भारत अपनी इन खास ताकतों का सही इस्तेमाल करके अपनी जबरदस्त क्षमता को असल प्रदर्शन में बदल पाएगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थव्यवस्था की कहानी लिखेगा।